डोमेन नंबर 4 के मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम कम्युनिकेशंस को अब देखेंगे कि कम्युनिकेशंस का क्या रोल है और हमें ये क्यों देखने चाहिए इन इंसिडेंट रिस्पांस। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव बल्कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, अपना डैमेज मिनिमाइज़ कर सकें और ट्रस्ट मेंटेन कर सकें बिटवीन स्टेक होल्डर्स। अब इंसिडेंट रिस्पांस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर लीगल टीम्स हैं और वो सारी चीज़ें जो हम बारी बारी आज इसके अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। अब उसके अंदर पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है लीगल। अब लीगल कम्युनिकेशन के अंदर लीगल टीम्स को हमें इन्वॉल्व करना होता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम किसी तरह की कंप्लाइंस से को तो वायलेट नहीं किया हमने, लॉज उसके बारे में क्या कहते हैं। इसके अंदर पोटेंशियल लीगल रेमिफिकेशंस की भी ज़रूरत होती है, लॉ सूट्स और रेगुलेटरी पेनल्टीज़ भी अगर इन्वॉल्व हों तो वो भी हमें उसे देखना पड़ता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि इंसिडेंट रिस्पांस एक्शन कंप्लाई कर रहे हैं रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन से, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मेंटेन करना है कि एक्यूरेट उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा हो और पोटेंशियल लीगल रिव्यू के लिए और लीगल काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट भी लाजमी होती है ताकि वो हमें गाइड करे फॉर फर्दर एक्शंस। अब इसकी एग्जांपल है कि डेटा ब्रीच अगर हुआ है तो एक लीगल टीम से हम कंसल्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हमारी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस सारी मीट हो रही हैं और हमारी कंपनी का डेटा किसी भी तरह एक्सपोज नहीं हुआ है तो उससे कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी ना आए। फिर पब्लिक रिलेशंस को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिसे हम पीआर भी कहते हैं। वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरह चीज़ों को मीडिया के आगे प्रेजेंट करना है, कौन सी बातें बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मीडिया को देते हैं जिसकी ज़रूरत हो। अब उसके अंदर क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान होता है कि डेवलप करते हैं प्लान के कम्युनिकेट जब आप करेंगे पब्लिक से तो उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, मीडिया स्टेटमेंट आपकी क्या होगी जो कि मीडिया में जाएगी और रेप्यूटेशन मैनेजमेंट क्या है कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन डैमेज ना हो। अब आप एक रैंसमवेयर अटैक के बाद आपकी पब्लिक रिलेशन टीम एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसके अंदर बताएंगे कि इंसिडेंट हुआ था, वो अंडर कंट्रोल है और कस्टमर का कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। आपको ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी उनको ज़रूरत है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, उतनी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद कस्टमर कम्युनिकेशन हो जाता है कि कस्टमर से इंसिडेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है और आपका कितना ट्रस्ट है और आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। उसके अंदर नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि टाइमली नोटिफाई करें आप कस्टमर्स को जो भी आप स्टेप ले रहे हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपको सपोर्ट अगर चाहिए कस्टमर की, उनकी गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए कि क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विसेज या पर्सनल डेटा उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो आप उन्हें बताएं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड सारे सस्पेंड करवा दें या ब्लॉक करवा दें। उनका फीडबैक आपको कस्टमर का है कि उनकी क्या कंसर्न्स हैं या उनकी क्या इंक्वायरीज़ हैं रिलेटेड टू दी इंसिडेंट, वो सारा आप देखते हैं। एग्जाम्पल है कि कोई डेटा ब्रीच का इवेंट हुआ तो कंपनी एक ईमेल सेंड करती है सारे अफेक्टेड कस्टमर्स को, उन्हें एक्सप्लेन करती है कि हुआ क्या है और फिर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी और हमने कौन से एक्शन लिए और आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उसके बाद आता है हमारे पास मीडिया। अब मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन, उसके अंदर न्यूज़ के अंदर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपने क्या नैरेटिव रखना है, प्रेस रिलीज़ क्या होगी और उसके अंदर मीडिया ब्रीफिंग के अंदर आप किन चीज़ों पे बात करेंगे और फिर जब एक दफ़ा एक इंसिडेंट मार्केट में चला जाएगा तो फिर आप उसे बाद में किस तरह मॉनिटर करेंगे कि उसका फॉल बैक क्या आ रहा है। एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसके अंदर आपने सारी सिचुएशन के बारे में बताया, आउटलाइन किया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया। उसके बाद आता है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के अंदर आप नोटिफाई करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ को इंसिडेंट के बारे में क्योंकि ये एक बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डू दैट। फिर उसके अंदर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं टू हैंडल सेंसिटिव और हेल्थ केयर या फाइनेंस डेटा,
تو اگر آپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے کسی ایسے کمپنی کے ساتھ جس کا ڈیٹا ہیپا کمپلائنس کے اندر آتا ہے یا کریڈٹ کارڈ انڈسٹری کے اندر آتا ہے، تو اس کی بہت اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں. مینڈیٹری رپورٹنگ ہے کہ آپ کو لازمی انہیں بتانا ہے، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر فالو اپ کرنا ہوتا ہے ایڈیشنل انفارمیشن جو انہیں چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا. ایگزامپل ہے کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر از ریکوائرڈ ٹو رپورٹ، انہیں دے آر باؤنڈ ٹو رپورٹ اٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ودن 60 days ایز پر ہیپا ریگولیشنز، کہ اگر کچھ بھی ہوا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ کو امیجیٹلی انفارم کرنا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور ہم نے اسے کس طرح ہینڈل کیا. اس کے بعد آتے ہیں لا انفورسمنٹ. لا انفورسمنٹ کے اندر لوکل، اسٹیٹ یا فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئیں. اگر کوئی ہیکنگ انسیڈنٹ ہوا ہے یا ڈیٹا تھیفٹ ہوا ہے تو اس کے اندر انسیڈنٹ رپورٹنگ ہوگی. آپ انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتائیں گے کہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایویڈنس ان سے شیئر کریں گے، اور لیگل کمپلائنس کو دیکھیں گے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کہ فردر انویسٹیگیشن کی اس کے اندر کیا ضرورت ہے. ایگزامپل ہے کہ جب آپ ایک سائبر کرمنل گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کسٹمر ڈیٹا آپ کی کمپنی سے چرایا، تو یہاں جیسے ہمارے پاس FBI ہے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، آپ انہیں انوالو کرتے ہیں ریلیونٹ لاگز اور فورینزکس ایویڈنس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آتا ہے روٹ کاز انالیسس، کہ آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز کیا تھا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چیز نہ ہو. انسیڈنٹ کو ریویو کریں گے، انالائز کریں گے اس کے سارے ایسپیکٹس کو کہ کیا غلطی ہوئی ہماری جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. کاز آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوگی، ڈٹرمن کریں گے فنڈامنٹل ریزنز کہ اس کی ریزنز کیا تھی جس کی وجہ سے ہوا، اور اس کے پریونٹیو میجرز ہم نے کیا لیے ان آرڈر ٹو ایوائڈ اٹ ان فیوچر. ایگزامپل ہے ایک فشنگ اٹیک ہوا آن RCA، اور اسے ہمیں پتہ لگا کہ جی آرگنائزیشن کے ای میل فلٹرز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی فشنگ اٹیک کو ایزیلی دیکھ سکیں. تو آپ نے اس کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمیں ایک میل گیٹ وے سیکیورٹی کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس طرح کی ای میلز کو سرور لیول پہ ہی کینسل کر دیں اس سے پہلے کہ وہ یوزرز تک یا اینڈ یوزرز تک جائے. اب اینڈ میں ہمارے پاس آتا ہے لیسنز لرنڈ. لیسن لرنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس پورے انسیڈنٹ سے ہم نے کیا سیکھا اور اس کے اندر ہمارا نیکسٹ پلان کیا ہے اور ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے. ڈی بریفنگ ہوگی جس کے اندر ہم پوسٹ انسیڈنٹ میٹنگ کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اسے ڈاکیومنٹ کریں گے اور پلان کریں گے اپڈیٹس کے کون سے پروسیجرز ہم نے نئے اڈاپٹ کرنے ان آرڈر ٹو ایوائڈ اٹ. اب ایک DDoS اٹیک ہوا اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر، تو اس کا انسیڈنٹ رسپانس پلان آپ کا کیا تھا، آپ نے کیا اس کے اندر ڈاکیومنٹ کیا، کیا آپ نے نیٹ ورک کو بیٹر سیگمنٹیشن کی، آپ نے انسیڈنٹ رسپانس پلان کو اپڈیٹ کیا، کیا آپ کا امپیکٹ رہا اس کا، اور آپ فیوچر میں ان چیزوں سے کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشنز کے اندر آتا ہے یا کمیونیکیشنز آف انسیڈنٹ رسپانس.